एक और इशू आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में जो सरकारी मुलाजमीन हैं, तो ख़ास तौर पे अली वकील साहब, दूसरे हमारे मेंबर कौमी असम्बली हैं, वैसे तशरीफ़ फरमा है। G6 सेक्टर, G7 सेक्टर, I9 सेक्टर, G8 सेक्टर, जहाँ जहाँ के ऊपर सरकारी इमारात हैं और वहाँ पे सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो रिहाइश पजीर है। शाहकार जो हैं, जो KP में वज़ीर आला हैं, जो कि वज़ीर आला कम और पंजाबी फिल्मों के विलन ज़्यादा लगते हैं, जो उन्होंने मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के दौर की याद ताज़ा कर दी है। हर वक्त मीडिया के ऊपर आएंगे तो वो डायलॉग और बढ़ के जरिए रिलीज़ भी की कि हमारी मुलाकात वफाकी वज़ीर हाउसिंग याज़ पीरज़ादा साहब से हुई है और बड़ी तफसील से इस पर बात हुई है। इंशाअल्लाह ताला बहुत बारीबीनी से तमाम मामलात का जायज़ा लेने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि तमाम सरकारी मुलाजमीनों कि हम आपके हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करें कि उसे भी याद रखा करें, लेकिन ना हम इसे सपोर्ट करते हैं, ना हम आज के दौर में अगर किसी ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, उसका अपना एक तरीक़ाकार चल रहा है, मुकदमात चल रहे हैं। और मैं 12 मरतबा ये कह चुका हूँ कि मुझे उन ख़ानदानों से, उन नौजवानों से भी हमदर्दी है जिन्हें अपने फैमिलीज़ ने, अपने वालिदैन ने अपनी मेहनत की कमाई से बोल रहे हैं, लोगों को आप गलत बात बता रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे आप समझते हैं कि आपके पास कोई लाइसेंस टू किल है। आप किसी भी कानूनी ज़ाब्ते से कोई बालादर मखलूक है, आपके ऊपर पाकिस्तान का कोई कानून वो लागू नहीं है। अपनी जो आपने गैर कानूनी तामीरात की हुई हैं, इन्हें आप ख़त्म करें। 4 कनाल ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है, वहाँ पे आपने फेंस लगाई है, कंटेनर खड़े किए हैं, जो भी किया है ख़त्म करें। तीसरा नोटिस, उसके बाद आपको सितंबर 5 को 2022 को चौथा नोटिस सामने कहानी जो आज बहुत शोर मचा हुआ है। मैं देख रहा हूँ मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स, जनाब गजा की तर्ज का ऑपरेशन हो गया, फस्तायत हो गई और बहुत हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती हुई। ये कहानी है PTI के सेक्रेटेरिएट की, जो कि G842 में वाक़ है। यह सेक्रेटेरिएट 1995 में इसकी अलॉटमेंट होती है। घर का आप पार्टी का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट नहीं चला सकते। हमने उस नोटिस सर्व होने के बाद अपना वो मरकज़ी दफ्तर वहाँ पे बंद किया और इस बात के आप सब गवाह हैं। अगर हम चाहते तो ना वो नोटिस सर्व होता, अगर हुकूमत का दबाव हम इस्तेमाल करते तो शायद नोटिस भी रुकवा लेते, शायद नोटिस के बावजूद वहाँ पे हम अपना सियासी दफ्तर कायम रखते। और ये क्लास 3 शॉपिंग सेंटर है G8 में। और क्लास 3 शॉपिंग सेंटर्स क्या होते हैं, इस्लामाबाद में रहने वाले को वाकिफ़ हैं, लेकिन जो इस्लामाबाद के बाहर है मैं बता देता हूँ कि इस्लामाबाद के हर सेक्टर में एक बड़ा मरकज़ है। जैसे F7 का बड़ा मरकज़ जो है हमारी जिला सुपर मार्केट है, F6 का बड़ा मरकज़ जो है हमारी सुपर मार्केट है, लेकिन हर सब सेक्टर के अंदर ये क्लास 3 शॉपिंग सेंटर। रहीम, मैं सबसे पहले मीडिया के अपने तमाम साथियों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। साफ़ी हज़रात, जर्नलिस्ट, कैमरा मैन हज़रात और प्रेस क्लब इस्लामाबाद की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जो आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए आप सब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। बुनियादी तौर पे 2 ऐसे नकात थे जिसके लिए हम आज आपके सामने हाजिर हुए हैं, लेकिन उन 2 नकात पे बात करने से पहले हमारे दोस्त डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब तो हमेशा एक कहानी सुनाया करते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको एक कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद उन इशूज़ की जानिब आएंगे जिसके लिए आज हम यहाँ पे आपके सामने हाजिर हुए हैं। कहानी ये है कि 2004 में जब जनरल मुशर्रफ की फस्तायत का दौर उरूज पे था, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद का सदर था। मुझे कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का हुक्मनामा और डायरेक्शन वसूल हुई कि इस्लामाबाद में पार्टी का जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है उसका बंदोबस्त किया जाए। हमारा मरकज़ी सेक्रेटेरिएट F8 में, आप सारे सीनियर दोस्त जानते हैं, किराए की एक बिल्डिंग में था और वो मालिक मकान ने खाली करवा लिया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी शख्स इस्लामाबाद में हमें मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के लिए अपनी बिल्डिंग, घर किराए पे देने के लिए तैयार नहीं था। मेरा ज़ाती घर जिसमें मैंने अपना दफ्तर कायम किया हुआ था वो सेक्टर F8G, गली नंबर 10, मकान नंबर 20H वो मौजूद था। जब मैंने देखा कि हमें मरकज़ी दफ्तर के लिए कोई जगह नहीं मिल रही, तो मैंने कायदे मोहतरम को अपना वो घर पार्टी के मरकज़ी दफ्तर के लिए पेश किया और 2004 में F3 में 10 नंबर गली में
हमारी पार्टी का PMLN सेक्रेटेरिएट जो कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट था वो कायम हुआ, और हमारी सारी मीटिंग, सेंट्रल वर्किंग कमेटीज़, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप सब पे वहाँ कवर करते रहे। ये सिलसिला 2015 तक जारी रहा। 2015 में हमारी हुकूमत थी, मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे और मैं वफाकी वजीर था उनकी काबीना में, और CDA मेरी वजारत का एक मातहत इदारा था। 2015 में CDA ने यह फैसला किया कि इस्लामाबाद में जो रिहायशी सेक्टर्स हैं वहाँ पे जो तिजारती सरगर्मियाँ हो रही हैं उन पे पाबंदी लगाई जाए, जिसमें रेस्टोरेंट्स, बुटीक्स, क्लिनिक्स, शोरूम्स, ये तमाम और ऑफिसेस, ये सारी एक्टिविटीज़ आती थी। चूँकि रिहायशी इलाकों में दफातर के क़याम पे भी पाबंदी लग गई, तो हमें CDA ने एक नोटिस सर्व किया। गवर्नमेंट हमारी, मैं CDA का इंचार्ज वज़ीर, और CDA सर्व करता है एक नोटिस कि आप यहाँ फैक्ट्री में, घर में, जो कि मेरा ज़ाती घर था, आप पार्टी का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट नहीं चला सकते। हमने उस नोटिस सर्व होने के बाद अपना वो मरकज़ी दफ्तर वहाँ पे बंद किया, और इस बात के आप सब गवाह हैं। अगर हम चाहते तो ना वो नोटिस सर्व होता, अगर हुकूमत का दबाव हम इस्तेमाल करते तो शायद नोटिस भी रुकवा लेते, शायद नोटिस के बावजूद वहाँ पे हम अपना सियासी दफ्तर कायम रखते, लेकिन सिर्फ एक नोटिस मौसूल हुआ और हमने अपना वो दफ्तर मियां नवाज शरीफ साहब की हिदायत पे बंद किया, और उसके बाद हम उसे चक शहजाद शिफ्ट कर लिया हमने, जहाँ पे आप सब जानते हैं कि हमारी बाकी की तमाम एक्टिविटीज़, PDM की तमाम एक्टिविटीज़, हमारा मुस्लिम यूनियन सेक्रेटेरिएट चक शहजाद में रहा, और आप सब वहाँ भी उसकी कवरेज के लिए आते रहे। तो एक तो ये कहानी। अब एक दूसरी कहानी जो आज बहुत शोर मचा हुआ है, मैं देख रहा हूँ मीडिया पे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर्स, जनाब गज़ा की तर्ज का ऑपरेशन हो गया, फस्तायत हो गई, और बहुत हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती हुई। ये कहानी है PTI के सेक्रेटेरिएट की, जो कि G842 में वाक़ है। ये सेक्रेटेरिएट 1995 में इसकी अलॉटमेंट होती है, और ये क्लास 3 शॉपिंग सेंटर है G8 में। और क्लास 3 शॉपिंग सेंटर्स क्या होते हैं, इस्लामाबाद में रहने वाले तो वाकिफ़ हैं, लेकिन जो इस्लामाबाद के बाहर है मैं बता देता हूँ कि इस्लामाबाद के हर सेक्टर में एक बड़ा मरकज़ है। जैसे F7 का बड़ा मरकज़ जो है हमारी जना सुपर मार्केट है, F6 का बड़ा मरकज़ जो है हमारी सुपर मार्केट है, लेकिन हर सब सेक्टर के अंदर ये क्लास 3 शॉपिंग सेंटर्स होते हैं। अगर F7 है, F7 1, 2, 3, 4 में हर सब सेक्टर में ये क्लास 3 शॉपिंग सेंटर्स हो गए, और उनके अपने कुछ कवानीन हैं, वो बिल्डिंग रेगुलेशंस हैं। 2013 में इसका प्लान मंजूर हुआ। 2013 में एडिशनल एक और इसके ऊपर फ्लोर बनाने की इजाज़त मांगी गई, जिसका CDA ने इनकार किया कि उन्हें बिल्डिंग रेगुलेशंस के तहत उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती किसी को भी। इसके बावजूद उस वक्त के जो मालिक थे उन्होंने 2 एडिशनल फ्लोर बनाए, और 4 कनाल ज़मीन उस पर मज़ीद कब्ज़ा कर लिया गया जब ये PTI का मर्कज़ी सेक्रेटेरिएट वहाँ पे कायम हुआ। अब ये देखें कि मैं उमर अयूब साहब का और उसके साथ बैरिस्टर गौर का एक बयान अभी TV पे देख रहा था कि बगैर किसी नोटिस के, भाई ये दोनों शरीफ आदमी हैं, तो भले मानस लगते हैं, इतना बड़ा झूठ आप आके नेशनल मीडिया के ऊपर बोल रहे हैं बगैर किसी नोटिस के। मैं आपको अर्ज कर दूं कि सबसे पहला इन वायलेशंस का नोटिस नवंबर 2020 में इस बिल्डिंग को, जो PTI का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, इसको जारी हुआ, और उस नोटिस की कापी ये आपके सामने है। मैं आपको ये दे के जाऊँगा आज, और ये बराए मेहरबानी आप में से कुछ दोस्त बैरिस्टर गौर साहब को ख़ास तौर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। उस वक्त PTI की गवर्नमेंट थी, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट नहीं थी, और इस पर लिखा क्या है, वायलेशन ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी बिल्डिंग कंट्रोल रेगुलेशन 2020, और 2 चीज़ें लिखी हैं। नंबर 1 इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑन रूफटॉप, और दूसरा एनक्रोचमेंट ऑन CDA लैंड। तो ये जनाब अली
नवंबर 2020 में पहला नोटिस आपकी इस दफ्तर को CDA ने सर्व किया, आपकी अपनी गवर्नमेंट में। उसके बाद दूसरा इसी तर्ज का नोटिस फरवरी 2021 में दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, ये दूसरा नोटिस। इसकी भी इबारत वही है जो आप कहते हैं ना कि जनाब शाह खून मारा गया, हमारे साथ बड़ा जुल्म ज्यादती हुई, और खुदा का वास्ता है कौम को बेवकूफ़ बनाना और झूठ बोलना बंद करो। कितना झूठ बोलोगे? ये दूसरा नोटिस है, बगैर नोटिस की कार्रवाई हुई कहते हैं। ये भी PTI के गवर्नमेंट में जारी हुआ। मैंने आपको बताया कि 2015 में हमारे मर्कजी सेक्रेटेरिएट को एक नोटिस जारी हुआ, हमने बंद कर दिया। आपको दूसरा नोटिस आपकी अपनी गवर्नमेंट ने जारी किया। उसके बाद तीसरा नोटिस आपको जरा ये भी देख लें, जून 14, 2022 में CDA ने आपको दिया कि जनाब ये अपनी जो आपने गैर कानूनी तामीरात की हुई हैं इन्हें आप ख़त्म करें। 4 कनाल ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, वहाँ पे आपने फेंस लगाई है, कंटेनर खड़े किए हैं, जो भी किया है ख़त्म करें। तीसरा नोटिस। उसके बाद आपको सितंबर 5 को 2022 को चौथा नोटिस सर्व होता है। ये सारी मैं आपको कॉपीज दे के जाऊँगा। और आखिर में 4 सितंबर 2023 को फाइनल शोकाज आपको जारी होता है। ये 5 नोटिस हैं जिसके बाद ये कार्रवाई की गई जो एन CDA के बिल्डिंग रेगुलेशंस हैं, जो CD ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक है। और इसको मैं क्यों आज यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ, मैं कोई CDA का तर्जुमान नहीं हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे बैठा हूँ कि आपने वफाकी हुकूमत को पॉलिटिकली इसमें मलाइन करने की कोशिश की है। आपने अपने बयानात से, अपने झूठ से ये साबित करने की कोशिश की है कि आपके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई सियासी बुनियादों के ऊपर हुई है, जबकि इन 4 नोटिस के बाद, जिनमें से 2 नोटिस CDA ने, आई रिपीट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त आपको दिए, लेकिन आपके कानों में जूं नहीं रेंगी, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपने ये समझा कि हम हर किस्म के कानून और ज़ाब्ते से बालातर हैं। आपका जो एक तकब्बुर, रऊनत आपके अंदर, आपकी जमात में, आपकी लीडरशिप से लेके आपके हर कारकुन तक आपने वो एक कल्चर फ्लोट किया हुआ है, ये उसका नतीजा है कि आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपने ना कोई अदालती एक्शन लिया, ना आपने CDA की कोई बात सुनी, और आज आप सियासी बयानबाजी, गजा की तर्ज का ऑपरेशन हुआ जनाब, शब खून मारा गया, फस्तायत होगी, ये आपके सुबह से मैं देख रहा हूँ जनाब कि TV के ऊपर आके आप झूठ बोल रहे हैं, लोगों को आप गलत बात बता रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे आप समझते हैं कि आपके पास कोई लाइसेंस टू किल है। आप किसी भी कानूनी ज़ाब्ते से कोई बालातर मखलूक है। आपके ऊपर पाकिस्तान का कोई कानून वो लागू ही नहीं होता। अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम आइन की सरबुलंदी की बात करते हैं, सुभान अल्लाह, हम कानून की सरबुलंदी की बात करते हैं। तो भाई आइन और कानून तो ये है जो मैंने आपके सामने बताया। इस्लामाबाद का शहर पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, ये किसी ज़ाब्ते के तहत चलता है। CDA ऑर्डिनेंस बाकायदा रेगुलेट करता है इस्लामाबाद में तमाम बिल्डिंग्स को, उनके बनाने के अमल से लेके उसके बाद अगर वहाँ पे कोई बेज़ाब्ती की जाए। आप मुसलसल इन कवानीन को तोड़ने के मुर्तकब भी हो रहे हैं और आपको मुतलबा भी किया जा रहा है, आपको नोटिस दिए जा रहे हैं। आपकी अपनी हुकूमत ने दो नोटिस आपको दिए हैं कि ये बायलाज की वायलेशन है, आप इनको ख़त्म करें, लेकिन आप ख़त्म नहीं करते, कानून से अपने आप को मावरा समझते हैं, और उसके बाद हर चीज़ में सियासत, हर चीज़ में झूठ, हर चीज़ में शोबदाबाजी, ये आपका एक वतीरा है। आप अभी जो बात कर रहे थे अपने ख़िलाफ़ होने वाले मुकदमात, भाई हम किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के ख़िलाफ़ कोई भी सियासी मुकदमा ना उसके हक़ में, ना मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने कभी भी कोई सियासी कैदी रखा है, और ना कभी हमने इस कल्चर को फ़रोग़ दिया है। मैं सिर्फ आपकी याददाश्त के लिए बात अर्ज़ कर दूँ कि अपना पिछला जो आपका दौरे हुकूमत था उसमें जो फस्तायत आपने अपनी अपोजिशन के लोगों के ख़िलाफ़ रखी उसे मत भूला करें ये जिक्र करते हुए। आज आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का नाम लिया, वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, और मैं बिल्कुल इस बात के ऊपर इंश्योर करता हूँ कि अगर उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उन्हें मेडिकल ग्राउंड के ऊपर भी उन्हें रियायत जो है वो दी जानी चाहिए। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं,
हम किसी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर यकीन नहीं रखते, लेकिन क्या ये अच्छा होता कि आप साथ जिक्र कर देते जिस तरह आपने बगैर किसी कसूर के जो हमारी आज चीफ मिनिस्टर हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्हें 2 दफ़ा आपने गिरफ्तार किया, किस अंदाज से किया, बाप के सामने आप जेल में मिलने गई, वहाँ आपने उन्हें पकड़ा। जो मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा के साथ बीमारी के दौरान आपने प्रोपेगेंडे किए, झूठ बोले, और जब वो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गई तो उसके बाद आपको याद आया कि नहीं, हमारे बहुत सारे लीडर्स ने आके आपने माफ़ी मांगी कि नहीं ये ज़्यादती है। तो भाई उस तमाम जो फस्तायत की आप बात करते हैं अपने दौर की, उसे भी याद रखा करें, लेकिन ना हम इसे सपोर्ट करते हैं, ना हम आज के दौर में अगर किसी ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, उसका अपना एक तरीक़ाकार चल रहा है, मुकदमा चल रहे हैं, और मैं 12 मरतबा ये कह चुका हूँ कि मुझे उन ख़ानदानों से, उन नौजवानों से भी हमदर्दी है जिन्हें अपने फैमिलीज़ ने, अपने वालिदैन ने अपनी मेहनत की कमाई से तालीम दिलाई एक रोशन मुस्तकबिल के लिए, उनके लिए और अपने घर बार के लिए, उन्हें आपने बरगला के एक ऐसा जहन उनका आपने ख़राब किया कि आपने पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ उनको बरगलाया, पाकिस्तान के रियासती इदारों पे आपने उनको हमला करने की तरगीब दी, और आपके तमाम लीडर जो है उनके वो तमाम वीडियोज़ फुटेज मौजूद हैं, कई दफ़ा ये बात हो चुकी है। और उसके अलावा जिन जिन के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, आपको अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा गलत है, ज़मानतें भी मिल रही हैं, मुकदमात खारिज होंगे, लेकिन हमने भी मुकदमात का सामना किया है, अदालतों का सामना करके हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम सियासी बुनियादों के खिलाफ के ऊपर ना किसी के खिलाफ मुकदमा बनाएंगे, ना हम उसके हक में। दूसरी बात, ये जो आपने फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के तर्ज की ऑपरेशन की बात की, खुदा का वास्ता है आप अपनी गैर कानूनी, गैर आइनी इक़दामात को उन अजीम लोगों की जदोजहद से मत जोड़ें। वो एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं, वो आपकी तरह इस तरह ये गैर आइनी, गैर कानूनी और मैं क्या कहूँ शर्मनाक जो ये हरकत हैं, इनसे उनके अजीम मकसद को और उस काज को मत जोड़ें। अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोबारा वही शब्दाबाजी, दोबारा वही पॉइंट स्कोरिंग। मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आपने CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का मुकाबला करना है तो कारकर्दगी में करें, बयानबाजी से ना करें, क्योंकि हम आपकी इन बातों का जो सिर्फ सियासी जुगतबाजी होती है उसका जवाब देने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। मुकाबला करना है, कारकर्दगी में करें। आपके पास एक सूबे की हुकूमत है, आपने इससे पहले पंजाब को एक शाहकार वज़ीर आला गुलजार साहब की शक्ल में दिया। मैं सिर्फ उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहा हूँ, उनकी ज़ात से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। वो परफॉर्मेंस पूरे पाकिस्तान, पंजाब और पूरे पाकिस्तान ने देखी है। वो शाहकार आपने पहले जनाब इंट्रोड्यूस किया, आज आपने दूसरा एक शाहकार जो हैं, जो KP में वज़ीर आला हैं, जो कि वज़ीर आला कम और पंजाबी फिल्मों के विलन ज़्यादा लगते हैं, जो उन्होंने मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के दौर की याद ताज़ा कर दी है। हर वक्त मीडिया के ऊपर आएंगे तो वो डायलॉग और बढ़के, वो भाई बढ़के मारने से कभी सूबा नहीं चलता। मैं तो हैरान हूँ कि आपके जो अभी 10 साल से ज़्यादा हो गए आपको KP में, आपको आए हुए इक़्तिदार में, क्या आपके पास कोई ऐसा मंसूबा, कोई ऐसी कारनामा, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसकी बात है आपके पास बताने के लिए? कोई कहानी है कि सुनाए लोगों को कि ये कुछ हमने आपके लिए किया है? कोई फ्यूचर प्लान है कि हम KP के मामलात को इस तरह हल करेंगे? अभी पिछले दिनों कहते हैं मैं पेस्को पे कब्जा कर लूँगा। वफाकी हुकूमत की तरफ से मैंने जवाब दिया, मैंने कहा शौक से करें, मैं आपको दावत देता हूँ, आप आएँ, आपको वहाँ हार पहनाएंगे, पेस्को आपके हवाले करेंगे, हार भी पहनाएंगे, लेकिन पेस्को की 350 अरब रुपए की जो लाइबिलिटी है वो भी आप फिर अपने ज़िम्मे लेंगे। अब करें कब्जा, शौक से करें। वो भाई जो, और ये पाकिस्तान की भी, मैं ये नहीं कि सिर्फ KP को टारगेट करके कह रहा हूँ, हो सकता है वहाँ पे जो परसेंटेज है बिजली की चोरी की थोड़ी ज़्यादा हो, और है ज़्यादा। आप आगे बात करें कि मैं बिजली की चोरी को रोकूंगा, और उस वजह से ऊपर जो लाइन लॉसेस हो रहे हैं और लोड शेडिंग जहाँ जहाँ के ऊपर हो रही है, हम उसको कम करेंगे, हम उसे कंट्रोल करेंगे। आप धमकियाँ दे रहे हैं इदारों के ऊपर कब्जा करने की।
इस्लामाबाद पे ये अलगार, इस्लामाबाद पे चढ़ाई, इससे पहले परवेज़ खटक साहब ने भी ये शौक पूरा किया था, आप भी पूरा करके देख लें। पिछले दिनों यहाँ पे मैं गवर्नर की एनेक्सी पे कब्जा कर लूँगा। ओ भाई, ये भड़के मारने से कभी भी ना कोई इदारा चलता है, ना सूबा चलता है, ना कोई निज़ाम चलता है। अगर कोई सलाहियत आप में है तो अपने सूबे को चलाएं और खिदमत और कारकर्दगी के ज़रिए अपना नाम बनाएं, भड़के मारने से नहीं। इसके साथ एक और इशू आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस्लामाबाद में जो सरकारी मुलाजमीन हैं, तो ख़ास तौर पे अन्य वकील साहब और दूसरे हमारे मेंबर कौमी असम्बली हैं, वैसे तशरीफ़ फरमा है, G6 सेक्टर, G7 सेक्टर, I9 सेक्टर, G8 सेक्टर, जहाँ जहाँ के ऊपर सरकारी इमारात हैं और वहाँ पे सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं, उनमें एक बेचैनी पाई जा रही है। जो हमारी हाउसिंग मिनिस्ट्री है वो जो सर्वे कंडक्ट कर रही है उस हवाले से, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, और ये बात अभी मैंने अपने मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया टीम के ज़रिए रिलीज़ भी की कि हमारी मुलाकात वफाकी वज़ीर हाउसिंग नियाज़ पीरज़ादा साहब से हुई है और बड़ी तफसील से इस पर बात हुई है। इंशाअल्लाह ताला बहुत बारीक बीनी से इन तमाम मामलात का जायज़ा लेने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि तमाम सरकारी मुलाजमीनों कि हम आपके हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और इसके साथ मैं आपको ये भी याद दिला दूँ कि आज से 2 साल पहले आपको इस तरह के नोटिस पहले भी सर्व हुए थे। हम दोनों उस वक्त मेंबर कौमी असम्बली नहीं थे, लेकिन आपके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस वक्त भी खड़े हुए थे और आपके खिलाफ किसी को ज़्यादती नहीं करने दी थी। आज भी मैंने देखी है कुछ सोशल मीडिया पे हमारी सियासी मुखालफिन आते हैं, किसी गली में वीडियो भी बना के भाग जाते हैं। ऐसे ये ऑपरेशन ना तो रुकते हैं और ना आवाम के साथ खड़े होने का ये तरीका है। हमने पहले भी ये साबित किया कि हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं और ज़्यादती उनके साथ ना पहले होने दी और ना इंशाअल्लाह ताला आइंदा होने देंगे। और मैं ये बात भी कह दूँ, बेशक गवर्नमेंट हमारी है, गवर्नमेंट के हम नुमाइंदे बैठे हैं, लेकिन वजारत हाउसिंग में और स्टेट ऑफिस में अगर किसी माफिया ने हमारे यहाँ पे लोगों को नाजायज़ तौर पे तंग करने की कोशिश की तो उसका भी हम मुआसबा करेंगे और अपने इन लोगों के हुकूक का इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि सवाल इस्लामाबाद में जो तजावुज़ात हैं जिन बिल्डिंग में जो बायलॉज के खिलाफ, वो 1400 इमारतें हैं पूरे इस्लामाबाद में। सवाल वो ये करते हैं कि सिर्फ एक के खिलाफ ही एक्शन की, बाकी जो 1400 पूरे इस्लामाबाद में इमारतें, भाई मैंने बड़ा खुल के आपको कह दिया है कि अगर किसी जगह के ऊपर ब्यूरोक्रेसी के अंदर किसी माफिया ने किसी के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की, हम उसका रास्ता रोकेंगे। ये कोई भी शख्स, कोई भी MNA गवर्नमेंट में बैठ के ये बात नहीं कर सकता जो हम कर रहे हैं। हमारे लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं और इस बात को यकीनी बनाने के लिए क्योंकि गलत डाटा जो आपने सवाल किया है वो ना दिया जाए, कोई मनपसंद इलाकों को छूट ना दी जाए और किसी के खिलाफ कोई ज़्यादती ना की जाए। हमने, और जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी मदद लेने का फैसला किया है ताकि ये सारी बात जो है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला कोई भी गलत काम अपने लोगों के साथ इंशाअल्लाह या ज़्यादती नहीं होने देंगे। शुक्रिया जी। साहब मेरा नाम तनवीर हुसैन है। मैं इससे पहले 10 साल मॉडल टाउन लाहौर में एक रोज़नामे के साथ मुंसलिक था, उसी का मैं यहाँ ब्यूरो चीफ हूँ, रोज़नामा रीड। मेरा सवाल तो आप मरकज़ के नुमाइंदे हैं, आपने 2 सूबों की बात की है, ख़ास तौर पे पंजाब के ऊपर आपने मरीम साहब के ऊपर एक एग्जाम्पल भी दी है साबिक़ वज़ीर आला की। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उस दौर में जब बुज़दार साहब का दौर था तो मेरा बेसिकली तल्लुक़ जो है वो पिंड दारुल खान से है। हमारा लिल्ला इंटरचेंज से डबल कैरेज एक रोड है जो 180 किलोमीटर है, टोटल जेल हमको जाके मिलता है। उसकी हालत ये है कि वहाँ उस पर फंड है, उस पर काम शुरू हुआ जब आपके सबका हुकूमत आई कुछ तो। ये भाई आपने जिस रोड का जिक्र किया है मुझे आप मैसेज भेज दें, लिख के दे दें, इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस पर कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब हो गया, दोबारा शुरू हो गया। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल ले लीजिएगा इत्याम से आपने ज़ीरेला पंजाब को, ज़ीरेला पंजाब ठीक है वो आप बता दीजिएगा डॉक्टर। ज़ीरेला पंजाब को आपने फिल्मों का विलन भी कहा है पंजाबी, उनको SIFC की एपेक्स कमेटी इजलास में तलब नहीं किया गया है, बाकी 3 वज़ीर को मदऊ किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? ज़ीरेला खैबर पख्तूनख्वा को SIFC के जो एपेक्स कमेटी का इजलास कल होना है उसमें उनको मदऊ नहीं किया गया, जबकि बाकी सूबों के वज़ीर को तलब किया गया है, मदऊ किया गया है, क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म
मियां शहबाज शरीफ साहब की मुकम्मल कोशिश है, और आपको बरमला ये बात नज़र भी आ रही है कि तमाम सूबों को, तमाम इकाइयों को, गिलगित बल्तिस्तान को, आज़ाद कश्मीर को न सिर्फ उनके मुकम्मल हुकूक दिए जाएँ, उन्हें उनके जो फंड्स उनके हिस्से में आते हैं उनसे भर के दिया जाए। तमाम चीफ मिनिस्टर्स को इज़्ज़त, एहतराम और जो ड्यू प्रोटोकॉल है वो दिया जाए, और हम दे रहे हैं। अगर कोई इजलास जो कि हमारी अब मैं बात अगर करूँ तो फिर आप कहेंगे कि शायद ये कोई पॉलिटिकल पॉइंट्स खोलेंगे, नहीं। जिस जमात के जो बानी चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, जब प्राइम मिनिस्टर थे, वो पाकिस्तान में जो कौमी सलामती की मीटिंग्स होती थी उसमें बतौर वज़ीर-ए-आज़म वो उनको हेड करना होता था, वो उसमें नहीं आते थे। उनके लिए कौमी सलामती भी कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी कि मैं जाके बैठ के देखूँ इस मसले को मैं संजीदगी से लूँ। तो अगर उन्होंने संजीदगी से लिया वज़ीर आला KP ने, तो इंशाअल्लाह ताला मरकज़ से आपको कोई शिकायत नहीं होगी, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। बहुत शुक्रिया।